हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक करने वाले हैं वो साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवेज एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा द्रव्यमान होगा। दोस्तों, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो जड़त्व भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटता है तो जड़त्व भी घटेगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? दोस्तों, खाद्य ऊर्जा का जो मात्रक है वो है कैलोरी। कैलोरी में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान होगा। चौथा क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है? दोस्तों, ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों न्यूटन का पहला नियम हमें यह बताता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गति में रहना चाहती है, और अगर विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है। इसी कारण चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 1/10 होगा। छठवां क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दोस्तों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये घर्षण की कमी से। दोस्तों, अगर घर्षण कम होता है तो हम फिसलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है? दोस्तों, जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए ऑलवेज प्रकाशीय ऊर्जा का ही उत्पादन होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? दोस्तों, ये पास्कल का नियम। दोस्तों, जितने भी ब्रेक वाले नियम आते हैं ये पास्कल के नियम पर ही आधारित होते हैं जो दाब के नियम को बताते हैं। नौवां क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? दोस्तों, ऑप्शन सी गुरुत्व बल है और डी घर्षण बल है, जो कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहती है वो है अपकेंद्री बल अविकेंद्री बल। तो दोस्तों, इसको हम आज कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, अपकेंद्री बल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर, और अभिकेंद्री बल होता है केंद्र की ओर। जब हम मथानी से दही को मथते हैं तो जो बल लगता है वो केंद्र की बाहर की ओर लगता है, और मक्खन जो निकलता है क्रीम वो जाके बर्तन पर किनारे किनारे चिपक जाता है। तो दोस्तों, ये अपकेंद्री बल होगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है रैखिक संवेग के। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? दोस्तों, क्या है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम है, तो ये हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा 1/6। क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वी पर जितना, अगर आपका वेट 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपके वेट वहां पर 60 × 1/6 हो जाएगा, यानी 10 kg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड। 12वां क्वेश्चन है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। 13वां क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? दोस्तों, पृष्ठ तनाव। दोस्तों, पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल है जो द्रव की सतह पर लगता है और उसमें तन्यता पैदा कर देता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है। उन्होंने फिजिक्स में एक फॉर्मूला दिया था, E = mc²। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, ये उतना ही रहेगा। 16वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया? तो दोस्तों, इसे न्यूटन ने दिया था। ये सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था न्यूटन ने दिया था। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो दोस्तों, 1 kg द्रव्यमान का जो न्यूटन में मान होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। 18वां क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? दोस्तों, ब्रह्मगुप्त जी ने पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित रहती हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का यूनिट है? तो दोस्तों, जो उष्मा की यूनिट है वो है जूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो एम्पियर है ये विद्युत धारा की यूनिट है।
21 नंबर क्वेश्चन है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों का मान एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, C/5 इक्वल टू F-32/9। दोस्तों क्या है, ये हमें रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर स्केल का फॉर्मूला है, जिसे हमें बताता है कि क्या रिलेशन है इन टेम्परेचर स्केल के बीच में। तो दोस्तों यहाँ C का मान दिया दे रखा है 60/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो दोस्तों क्या होगा, 5 से 12 बार, और F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 9 108 प्लस 32, यानी दोस्तों 140 फ़ारेनहाइट आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ये फार्मूला जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं फार्मूला फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, C/5 इक्वल टू F-32/9। दोस्तों क्या है, अगर इसमें हमें C का मान अर्थात सेल्सियस दिया हो तो सेल्सियस का मान यहाँ रख देंगे, फ़ारेनहाइट दिया हो तो फ़ारेनहाइट का रखकर याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जो 23वां क्वेश्चन है वो है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो दोस्तों ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान नहीं, सिर्फ आयतन भी सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होगा ये पारा होगा। दोस्तों पारा एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है और इसकी कमी से हमें मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये चालन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 26 क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? दोस्तों ये भाप होगा। दोस्तों स्टीम की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा भाप होगा, स्टीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वथनांक क्या है। दोस्तों क्वथनांक होता है किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अर्थात पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है उसे ही उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों कि पूर्व वाष्प में उसके मतलब क्वथनांक से पूर्व भी वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये वाष्पीकरण कहलाता है। हिमीकरण क्या है दोस्तों? जमना, बर्फ का जमना ही हिमीकरण है, पानी का जमना ही हिमीकरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? दोस्तों ऊर्जा संरक्षण। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो दोस्तों ये जल की अधिक है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा कि किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाष्पन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? दोस्तों तो ये प्रतिध्वनि का निर्धारण। दोस्तों क्या है, चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जीव अपने शरीर से ध्वनि तरंगों को भेजते रहते हैं सभी दिशा में। जैसे कोई बाधा या शिकार आता है तो वो टकराकर उन्हीं पर वापस आ जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो दोस्तों ये लोहा होगा। दोस्तों ठोस में ध्वनि की गति मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ध्रुवण होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? दोस्तों ऐसा डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों डॉपलर प्रभाव क्या है, जब कोई साउंड सोर्स यानी जहां से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही हो और वो गति में हो और श्रोता की तरफ आ रही हो तो वो
जो आवाज है, साउंड है, वो लगातार उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होना ही डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 20, दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका लोहा सही हो जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये मैक्सवेल ने ही खोज की थी, प्रकाश के वैद्युत स्वरूप की खोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पानी में डुबोई एक छड़ी जिसकी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन। क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जिसके कारण हमें जो छड़ी है वो हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस समृद्धि के कारण है? दोस्तों यह प्रकाश का अपवर्तन का ही एक उदाहरण है। दोस्तों अपवर्तन क्या है कि जैसे अगर कोई हम किसी ऊंचाई वाले स्थान से, पुल से, किसी नदी में देखते हैं तो हमें वह कम गहरा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो नदी का तल है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परावर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा परिकिरण। दोस्तों सूर्यास्त के समय जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका सबसे अधिक परिकिरण होता है, जबकि बैगनी रंग का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उत्तल होगा। क्या है दोस्तों, उत्तल में जो प्रकाश है वो मुख्य अक्ष पर बनता है, मतलब कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो चित्र बनता है वो छोटा और वास्तविक बनता है। जबकि अवतल में क्या होता है दोस्तों, वो प्रकाश को फैला देता है, जैसे टॉर्च में लगा हुआ आगे जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, तभी तो वो प्रकाश का फोकस फैला देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो दोस्तों हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी बन सकता है रेलवे एग्जाम में। तो दोस्तों हम इसको करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, अगर बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी हो जो कि हमेशा विषम आता है, उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 डिग्री अपान थीटा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, 360 डिग्री अपान थीटा का मान 60 दिया हुआ, 60 रख देंगे दोस्तों, 6 0 से 0 गया, 6 का 36। तो दोस्तों जो 6 आ गया है ये, लेकिन दो समतल दर्पण के बीच हमेशा विषम प्रतिबिंब बनेंगे विषम संख्या में, तो दोस्तों 6 - 1 कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार की किरण है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा समानांतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दोस्तों लाल और हरा। दोस्तों लाल और हरा का दृश्य तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों उत्तल। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कार्निया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।